जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मैं कार्तिकेय भारतवंशी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं आज की तीसरी क्लास लेके। वन लाइनर का जो हमारा सेशन चल रहा है संविधान का, उसकी आज ये तीसरी क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने दो क्लास में कुछ प्रोविजंस को डील कर लिया है। जहां तक देखा जाए तो ये हमारा रिवीजन का सेशन चल रहा है। मतलब अगर ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो इसकी और अच्छे से क्लास ले आई जाएगी, मतलब इसकी और मैं डिटेल में क्लास लेके आऊंगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वन लाइनर की क्लास है, आप कह सकते हो रिवीजन की क्लास है, जो एग्जाम के एन मौके पे जो हम रिवीजन करते हैं उसके लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आज की जो हमारी क्लास है ये हमारी संविधान में जो नए राज्यों का प्रवेश है और उसकी स्थापना कैसे होती है एवं मूल अधिकार हमारे क्या है, इसके बारे में आज हम डील करने वाले हैं। देखिए भाई, हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है, हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमें पर्टिकुलर हमें क्या हुआ, हमें एक लैंड दिया गया, हमारी मतलब एक टेरिटरी थी पूरी। उसके बाद से ये सवाल उठता है कि मान लीजिए इनकेस कभी आने वाले समय में कोई हमें दूसरा जगह मिल जाता है, हम उसको कैसे अपने देश में शामिल करेंगे, या हमारे देश का नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तब हम कैसे करेंगे। तो ये जो सारे सवाल थे तो उसी सवालों के जवाब इस प्रोविजन में देने का प्रयास किया गया। इसके अलावा फिर हमारा मूल अधिकार आता है, जिस चीज के लिए हम लगातार लड़ाई लड़े अंग्रेजों से, तो वो हमें मूल अधिकार मिला। तो वो कौन कौन से मूल अधिकार है उसके बारे में भी हम डील करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, फिर देखते हैं इसके बारे में क्या है इसमें। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारा प्रोविजन है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जब भी हमारा देश मतलब जो हमारा आजाद हुआ था तो ऐसे में जो हमारी टेरिटरी थी, ऐसे में ये था कि अगर हमें नए राज्य कहीं से मिल जाते हैं या फिर कोई ऐसा जगह है जो हमारे भारत में शामिल होना चाहता है तो हम उसको मतलब उसके क्या मतलब प्रोविजन क्या रहेंगे। ठीक है, तो नए राज्यों के प्रवेश में देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में उपबंधित किया गया कि संसद जो है विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उचित समझे भारत संघ में नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश कर सकती है। क्या लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में उपबंधित है, क्या उपबंधित है कि संसद विधि द्वारा, ठीक है, मतलब कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा, ऐसे तो नहीं, विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उचित समझे भारत में नए राज्यों की प्रवेश की स्थापना कर सकती है। ठीक है, ये हमारा क्या था, अनुच्छेद 2 हमारा साफ साफ कहता था। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट क्या है, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सेवाओं में और नामों में परिवर्तन। भाई जैसे मान लीजिए कि हमारा बड़ा सा घर है, उसमें कई कमरे हैं, हमने सारे कमरे को नाम दे दिया, ये ड्राइंग रूम है, ये लिविंग रूम है, ये किचन है ना, ये गेस्ट रूम है, दुनिया भर की चीजें। अब हमारा घर है, हमारी इच्छा, हम चाहे तो ड्राइंग रूम को हम गेस्ट रूम बना दें, गेस्ट रूम को हम लिविंग रूम बना दें, ये हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा के विपरीत तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। उसी प्रकार हमारे देश के बारे में है, अगर हमारे देश का मतलब कोई भी स्थान है तो उसके नामों में अगर हमें परिवर्तन करना है, हमें सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो भाई हम डिसाइड करेंगे ना, हम किसी अन्य देश से तो पूछने जाएंगे नहीं। ठीक है, तो वही चीज है इसमें कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश राज्य है और उत्तर प्रदेश की मान लीजिए सीमा में कुछ परिवर्तन करना है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश के एरिया को शामिल करना है, या उत्तर प्रदेश का कुछ भाग जो है मध्य प्रदेश में शामिल करना है, तो ऐसे में क्या होगा, ये हमारी जो संसद है वो करेगी, ना कि किसी और से पूछेगी। मतलब किसी विदेशी ताकतों से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पे देखें तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी हमारा यही लागू होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कह रहा है, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों में मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ क्या कर सकता है, मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है। क्या कह रहा है इसमें कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक करके क्या कर सकता है, ये मतलब इसका निर्माण किया जा सकता है। आप देख लीजिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एग्जांपल देख लीजिए आप, पहले दोनों एक में हुआ करता था, फिर दोनों को अलग किया गया। उसके बाद से आप बिहार झारखंड को देख लीजिए, बिहार झारखंड का जब पार्टीशन हुआ तो झारखंड और बिहार दो भागों में बटा। उसी प्रकार से मतलब ये केंद्र सरकार के पास ये ताकत होती है कि किसी भी राज्य की सीमाओं, नाम और क्षेत्र में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। जैसे यूपी उत्तराखंड से हुआ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हुआ, मतलब ऐसे अनेक एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या कर सकती है सरकारें। किसी राज्य क्षेत्र
क्या कह रहा है कि किसी राज्य का क्षेत्र क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। और क्या कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। इसके अलावा और क्या कर सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। एग्जाम्पल ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और ये आपको उत्तराखंड है, लगता है कि नहीं उत्तराखंड यहां तक होना चाहिए, ठीक है, तो ये यहां तक कर देगी। ठीक है, यहां पे कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये जो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ये दोनों आपस में लड़ने का काम नहीं करेंगे कि भाई आप कौन होते करने वाले। भाई केंद्र सरकार को इतनी पावर है कि वो अपने देश के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, उनके क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, फिर कहता है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, राज्य का नाम बदलना हो तो भी क्या, ये भी संसद हमारी करेगी। ठीक, फिर इसमें आगे है भारतीय संविधान राज्यों के क्षेत्रों तथा सीमाओं को बिना उनको सहमति या सम्मति के परिवर्तन करने की शक्ति संसद को प्रदान करता है। कहने का मतलब है संसद को कौन सी शक्ति प्राप्त है कि मतलब राज्यों की अगर क्षेत्रों, नाम और सीमाओं में परिवर्तन करना है तो आपको राज्यों से पूछने की आवश्यकता नहीं है। कल को मान लीजिए कि कोई ऐसा एरिया है, जैसे मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल का कोई एरिया है जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता है, अब उसको क्या करना है, केंद्र सरकार को उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, तब जाके क्या ममता बनर्जी जी से पहले पूछेंगे क्या कि भैया ये बताइए करें कि नहीं करें, आपके राज्य का मामला है, पर जरा बता दीजिए। नहीं भाई नहीं, ये हमारा अंतरराष्ट्रीय मामला है, ये हमारे देश का मामला है, ये हमारे सॉवरेनिटी का मामला है, ये हमारे इंटीग्रिटी का मामला है। तो ऐसे में संसद को ये पावर है कि बिना राज्यों के परमिशन के वो अपना निर्णय ले सकती है। आई बात समझ में। संसद जो है सामान्य बहुमत के द्वारा विधि बनाकर नए राज्यों का गठन कर सकती है। अब ये सामान्य बहुमत क्या होता है, एक होता है कि भाई क्या होता है, विशेष बहुमत होता है, हाँ, तो फिर सामान्य बहुमत होता है। तो विशेष बहुमत मतलब कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर क्या होता है 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी होता है, लेकिन राज्यों के मामले में इसको सामान्य बहुमत में रखा गया है। अब मान लीजिए जरूरत हो, कल को हमको गिलगित बाल्टिस्तान को हमें इंडिया में शामिल करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले सबको इन्वाइट करेंगे क्या कि भैया जितने भी MP MLA हो सब लोग आइए संसद में, पहले इसको 2/3 बहुमत से पास किया जाए तब जाके हम इसको शामिल करेंगे। अरे भैया नहीं, सामान्य बहुमत जो होता है, सामान्य बहुमत के आधार पर हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये संसद को पावर दी गई है। फिर कह रहा है तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, परंतु ऐसे विधि बनाने की निम्नलिखित शर्तें हैं। अब वो कौन कौन सी शर्तें हैं, आइए एक एक शर्तों को करके देखते हैं, एक एक पॉइंट करके। कह रहा है बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के किसी नए राज्य का गठन या वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन हेतु कोई भी विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के, मतलब राष्ट्रपति का जो है सिफारिश है इसमें आवश्यक होगा, बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के आप क्या नहीं कर सकते हो, आप किसी नए राज्यों का गठन या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में। अगला पॉइंट, यदि किसी राज्य के क्षेत्र या सीमा का नाम में परिवर्तन, ठीक है, सीमा के नाम में परिवर्तन अगर मान लीजिए प्रस्तावित है तो राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल को विधेयक को विचारार्थ भेजेगा। अब जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का मामला है, इसके नाम में मान लीजिए परिवर्तन करना है, ठीक है, इसके नाम में मान लीजिए परिवर्तन करना, उसके क्षेत्र का परिवर्तन करना, तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि भैया उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में आनंदीबेन पटेल जी हैं, तो उनको क्या भेजेंगे विचारार्थ के लिए कि भाई देखिए ऐसा चीजें करने जा रहे हैं हम, एक बार आप विचार कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये राष्ट्रपति करेगा। फिर कह रहा है कि जिस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति विचारार्थ भेजा है, ठीक है, जिस राष्ट्र के संबंध में क्या कह रहा है, राष्ट्रपति विचारार्थ भेजा है, राज्य को चाहिए कि वह उक्त अवधि के अंदर, मतलब एक क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होता है कि इस टाइम के अंदर क्या आपको क्या करना है, आपको जवाब देना है। राष्ट्रपति ने नियत किया है, जो राष्ट्रपति ने नियत किया, डिसाइड किया है, विचार व्यक्त करके वापस कर दे। भाई आपका क्या विचार है उसके मामले में, आप उसको विचार व्यक्त कीजिए और उसको वापस कर दीजिए। फिर कह रहा है राष्ट्रपति चाहे तो उस अवधि को बढ़ा सकता है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ठीक है भैया 1 हफ्ता का समय दिए थे, आप 1 महीना का समय ले लीजिए, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस समय को बढ़ा सकता है। और यदि उस अवधि के भीतर राज्य क्या कहता है, यदि उस अवधि के भीतर राज्य विचार करके विधेयक वापस नहीं करता है तो क्या होगा, जब अगर नहीं करेगा तो राष्ट्रपति उसे क्या करेगा, संसद के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं।
क्या कह रहा है, अवधि के भीतर विचार करके विधेयक वापस नहीं करता है तो उसे राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष क्या कर देगा, प्रस्तुत कर देगा कि भैया ठीक है, उनके पास हो सकता है समय नहीं होगा, आप इसको क्या करिए, आप इस पे जो काम करना हो करिए। राष्ट्रपति क्या करेगा, अपना एसेंट दे देगा। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र के सीमा में कमी या वृद्धि उसके नाम में परिवर्तन करने वाला विधेयक तभी संसद में रखा जा सकता है जब राज्य विधानमंडल को बहुमत से पारित कर दे। अब कहने का मतलब कि जो हमारा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया 31 अक्टूबर 2019 का, उसके बाद जो केंद्र सरकार की जो सारी नियम हैं वो यहां पर लागू हो गई हैं। ठीक है, फिर आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में क्या है। अब अनुच्छेद 4 में कहता है कि इसमें स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 के तहत, जो हमने 2 बताया और 3 बताया, 2 तथा 3 के तहत नए राज्यों का गठन या उनके प्रवेश या विद्यमान राज्यों के नामों में या क्षेत्रों में परिवर्तन या सीमाओं में परिवर्तन के लिए बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब जिस संविधान संशोधन की बात हम अनुच्छेद 368 में कहते हैं, अगर हम अनुच्छेद 4 के तहत अनुच्छेद 4 के तहत अगर बात करें तो अनुच्छेद 2 और 3 में तहत जो हम किसी के नामों में क्षेत्रों में परिवर्तन करते हैं, किसी को शामिल करते हैं, तो वो क्या, हम उसको अनुच्छेद 368 का भाग नहीं मानेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है इसके लिए साधारण विधेयक की तरह साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि साधारण बहुमत से इसको पारित किया जा सकता है। अगला, भारतीय संविधान के तहत नए राज्यों का गठन, सीमा क्षेत्रों तथा नामों में परिवर्तन तथा अर्जित करने का उपबंध किया गया। कह रहा भारतीय संविधान के तहत नए राज्यों का गठन, जो नए राज्य उनका गठन, सीमा क्षेत्रों तथा नामों में परिवर्तन और अर्जित करने का उपबंध किया गया है, परंतु भारतीय राज्य क्षेत्र को अलग करने या उसे अंतरित करने का कोई उपबंध नहीं किया गया है। भाई जैसे मान लीजिए हमारा देश है, देश मान लीजिए अखंड भारत है, अखंड भारत में जैसे मान लीजिए कल को राजस्थान कहे कि भैया ऐसा है, हमको नहीं रहना है भारत में, हम जा रहे हैं पाकिस्तान में, आपको कोई किसने राइट दिया, आपको कोई राइट नहीं है कि आप भारत से में अलग होइए। मतलब कहने की मतलब यह है कि भारतीय संविधान के साथ देखा जाए तो नए राज्यों का गठन दिया गया है, सीमा क्षेत्रों नामों परिवर्तन कर सकते हैं, उसको अर्जित करने को बंद है, लेकिन कोई यह कह दे कि साहब हमको भारत में नहीं रहना है तो यह आपको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारा मूल अधिकार। देखिए मूल अधिकार के बारे में अगर देखा जाए तो इसको हम मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भी कहते हैं, है ना। तो इसमें मूल अधिकार के बारे में देखेंगे, देखिए जैसे हमारे देश में आप भी जानते हैं आज़ादी के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, कितने लोगों की बलिदाने हुए। तो हम क्या करते थे, आज़ादी से पहले हमारी स्थिति क्या थी, मतलब हमें बोलने नहीं दिया जाता था, हम कहीं घूम नहीं सकते थे, हमें जहाँ कह दिया जाता था आप वहीं पे व्यापार कीजिए, वहीं पे रहिए, जिस तरीके से आपको महिलाओं की कोई सहभागिता नहीं थी किसी चीज़ में, है ना, जाति व्यवस्था काफ़ी विद्यमान थी, ये सारी चीज़ें थी। हमने क्या किया, हमने फिर अपने देश को आजाद कराया। जब देश को आजाद कराया तो फिर ये बात उठी, मतलब संविधानी निर्माताओं के मन में ये बात उठी कि भाई हमें कुछ ऐसे अधिकार भी हमें अपने नागरिकों को देने चाहिए जो उनको कोई छीन न सके उनसे। भाई अगर आप मान लीजिए आजाद भारत में भी अगर आप उनसे अधिकार छीन ले रहे हैं तो क्या फायदा भाई इस आजादी का। हम उस आजाद हुए हैं, आप आजाद भारत के नागरिक हैं, अगर आपको कुछ अधिकार गारंटी स्वरूप नहीं प्रदान किए गए हो तो क्या फायदा। इससे अच्छा तो हम गुलामी सही थे कि जैसा हमें रिमोट दबाया जाता था वैसा हम कार्य करते थे। तो ऐसा विचार आया कि नहीं, हाँ बात सही है कि कुछ मूल अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, है ना, जिसको कि नागरिकों से कोई छीन न सके। तो उसी की देन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार का स्थान दिया गया, जिसके तहत वो अधिकार होता है जिसको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, संसद भी आपसे छीन नहीं सकती है। और अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आप रुख कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मूल अधिकार में क्या है एक एक करके समझते हैं आराम से। अगर देखा जाए मूल अधिकार के बारे में देखा जाए तो हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 3 का भाग है। भारतीय संविधान के भाग 3 का अधिकार क्या है, भारत का अधिकार पत्र कहा जाता था। मतलब क्या कहा जाता है, मतलब इसको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। संविधान के भाग 3 में नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमें कितने मूल अधिकार प्रदान थे, हमें टोटल 7 मूल अधिकार प्रदान थे। लेकिन आता है 44वां संविधान संशोधन 1978, उस समय जब आता है तो जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया जाता है। कारण है उसका
कोई कोई राजा थे जिनके पास इतनी ज्यादा मतलब जमीन थी, इतनी ज्यादा उनके पास लैंड थे, संपत्ति थी कि भाई अगले इंसान को मिल नहीं पाता था। तो क्या किया सरकारों ने, क्या किया, इस संविधान संशोधन के तहत इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया ताकि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर बराबर भागों में या उचित भागों में सबके अंदर कर दिया जाए। ठीक है, तो पहले कितना था, 7 मूल अधिकार थे। उसके बाद हमारा आता है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का जो अधिकार ये क्या है, एक प्रकार से आपका लीगल राइट है, जहां कहां पे उपस्थित है, अनुच्छेद 300A में उपस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में दिया गया। जैसा कि मैंने बताया, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मूल अधिकारों का स्थान है। मूल अधिकार राज्य शक्ति के विरुद्ध, मतलब कह रहा मूल अधिकार राज्य शक्ति के विरुद्ध संरक्षण है। मतलब जो राज्य की जो शक्तियां होती है उसके विरुद्ध क्या है, एक प्रकार से आपको संरक्षण प्रदान किया हुआ है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह हुआ कि मूल अधिकारों का उल्लंघन राज्य करती है, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि कोई मतलब राज्य जो है, जो स्टेट होती है हमारी, अब अभी आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे कि स्टेट क्या होता है। स्टेट को बाकायदे परिभाषित किया गया है कि कौन राज्य होगा। अगर आप अनुच्छेद 32 और 226 में अगर आप उनकी तरफ रुख करेंगे तो आप केवल राज्य के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो राज्य होगा कौन, ये भी बहुत बड़ा सवाल था। तो इसके लिए कहा गया कि जब ये राज्य अगर आपके खिलाफ आपके कोई अधिकारों का उल्लंघन करता है तो क्या होगा, तो वो उल्लंघन मानेगा, वो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके प्रति उपचार अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त किया जा सकता है। किंतु मूल अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति को सीधे उच्चतम न्यायालय, हाँ, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या है, उपचार प्राप्त है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर जनरली अगर और कोई अगर आपके साथ उल्लंघन होता है तो आप अधीनस्थ न्यायालय में जाइए, लेकिन अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप किसी की मत सुनिए, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। ठीक है, अनुच्छेद 32 आपको इसकी क्या करता है, परमिशन देता है। एक केस था, आसाम स्टेट स्मॉल का केस था। इसमें क्या था कि देखिए, आसाम स्टेट स्मॉल क्या केस कॉर्पोरेशन बनाम लिमिटेड क्या है, फार्मास्यूटिकल केस था। इसमें क्या धारित हुआ था, इसमें धारित हुआ था कि आसाम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड कानूनी निकाय होने के कारण अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या है, राज्य है। मतलब ये जो इस केस में क्या कहा गया, राज्य के बारे में बताने का कोशिश किया गया कि क्या कानूनी निकाय होने के कारण, क्या है, ये राज्य है। ये किस केस में बताया, आसाम स्टेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाले केस में बताया गया। ठीक है, फिर एक केस आता है हमारा पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज वार्ड बनाम रजजोत आता है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होता है। अधिनियम निकाय अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। फिर क्या कह रहा है, एन भर सहायक प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय अनुच्छेद राज्य नहीं है। क्या कह रहा है, अल्पसंख्यक विद्यालय अनुच्छेद राज्य नहीं है। फिर क्या है, सतिम्बला शर्मा बनाम स्टेट ऑफ पाल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, जो विधि मूल है अधिकारों का उल्लंघन करने वाली होती है, न्यायपालिका उसे शून्य घोषित कर। कहने का मतलब देखिए, ये अनेक समय समय पर जो केस आते रहे, चाहे वो पंजाब का केस हो, चाहे वो आसाम स्टेट का केस हो, है ना, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि कौन सी संस्था है वो स्टेट है और कौन सी संस्था हमारी स्टेट नहीं है। ठीक है, आगे कहता है संवैधानिक विशेषज्ञ क्या है, बीजी रामचंद्र ने संविधान के भाग 3 को अधिकार पत्र कहा है। क्या कहा है, अधिकार पत्र कहा है। संविधान के भाग 3 की व्यवस्थाओं न्यायालय द्वारा मनवाया जा सकता है। मतलब जो भाग 3 की जो व्यवस्था है, मतलब मौलिक अधिकार की जो व्यवस्था है, उसको क्या किया जा सकता है, उसको हम कोर्ट के द्वारा मनवा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा अमेरिका ने प्रदान किया था। ठीक है, मूल अधिकारों को अगर सबसे पहले संवैधानिक दर्जा का बात करें तो ये किसने प्रदान किया था, वो अमेरिका ने प्रदान किया था। अगला पॉइंट है, संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदत्त है। क्या कह रहा है, संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध प्रदत्त अधिकार है। मतलब ये जो हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं ये हमारा स्टेट के खिलाफ मिला है। ठीक है, फिर कहता है भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है,
फिर अगला केस हमारा क्या कहता है, सैनिक स्कूल सोसाइटी का केस आता है। इसके अनुसार क्या कहता है, सैनिक स्कूल सोसाइटी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या है, राज्य है। फिर क्या कहते हैं, जैसे हमारे जो सैनिक स्कूल होते हैं वो कहता है वो भी अनुच्छेद के तहत राज्य है। फिर क्या कहता है, SM इलियास बनाम IAR 1993 धारित हुआ था। इसमें क्या कहता है, भारतीय कृषि शोध परिषद अनुच्छेद 12 के तहत रहा है। कुल मिला के आप इस स्लाइड को देखेंगे तो इसमें केवल केस के माध्यम से राज्य है कि राज्य नहीं है बताने का प्रयास किया गया। इसकी बहुत लंबी सी लिस्ट है कि कौन सी संस्था राज्य है, कौन सी संस्था राज्य नहीं है। ठीक है, तो आप एक एक करके आप इस स्लाइड के माध्यम से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए, मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, किसकी परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है। अब क्या क्या शामिल है, पहला भारत सरकार और संसद, जो हमारी केंद्र सरकार होंगी, है ना, और क्या हमारी पार्लियामेंट है, ये सभी किसमें आएंगी, राज्य की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा राज्य सरकारें और विधानमंडल आ गए हैं, सभी स्थानीय प्राधिकारी आ गए हैं, इसके अलावा अन्य प्राधिकारी आ गए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, अन्य प्राधिकारी, इसके अलावा नगर पालिकाएं होंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायतें आदि संस्थाएं आती हैं। अन्य प्राधिकारी शब्द में वे सभी प्राधिकारी आते हैं जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि आप मतलब वो सारी संस्थाएं जो सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं फंडेड हैं, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से संचालित होती है, वो सारी स्टेट में आएंगी। अगर वो किसी प्रकार के आपका मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो आप सीधे अनुच्छेद 32 का आप रुख कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत समस्त स्वायत्त शासी संस्थाएं आती हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर इसके बाद से देखिए ये भी एक केस था, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का केस था। फिर इसके बाद से क्या आता है, ब्रजोनाथ का केस आता। मतलब ये सारे केस जो समय समय पर जो आते रहते हैं ना, ये सारी चीज क्या, ये आपको स्टेट के बारे में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो स्टेट की बहुत बड़ी परिभाषा है, आप इसको एक बार लिस्ट को पूरा देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा गोलकनाथ का केस आता, इसमें न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने मूल अधिकार को क्या कहा था कि ये हमारा नैसर्गिक अधिकार है, मतलब जो हमारा नेचुरल अधिकार है वो अधिकार है। इसके अलावा मेनका गांधी का मामला आता है। ठीक है, मेनका गांधी के मामले में क्या हुआ था, मेनका गांधी में कहा गया था न्यायाधिपति क्या कहते PN भगवती ने क्या कहा था कि इन मूल अधिकारों का गहन उद्गम स्वतंत्रता संघर्ष है। मतलब ये जो मूल अधिकार है क्या, ये इसका उद्गम क्या है, स्वतंत्रता का संघर्ष है, जो हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष किया है वो है। ये किसमें कहा गया था, ये मेनका गांधी के केस में कहा गया था। फिर क्या आता है, उन्हें संविधान में इस आशा और प्रत्याशा के साथ शामिल किया गया था कि एक दिन यही स्वाधीनता का वृक्ष भारत में विकसित होगा। मतलब ये जो स्वाधीनता का वृक्ष है ये क्या होगा, ये भारत में विकसित होगा। मतलब हमने क्या कि अपने आप को आजाद कर लिया है, और आजाद कैसे कर लिया है, उसका जीता जागता उदाहरण हमारा मूल अधिकार है कि हमें वो सारे राइट प्राप्त हैं जिसकी रक्षा स्वयं सुप्रीम कोर्ट हमारी कर रही है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ये स्वाधीनता का वृक्ष क्या होगा, ये भारत में विकसित होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 क्या कहता है, मूल अधिकारों का प्रहरी माना जाता है। ठीक है, मूल अधिकारों का प्रहरी माना जाता है। यही वह अनुच्छेद है जिस पर व्यक्तियों के मूल अधिकार का स्तंभ खड़ा हुआ है। क्या कह रहा है, यही वह अनुच्छेद है जिस पर व्यक्तियों के मूल अधिकारों का स्तंभ खड़ा हुआ। आगे आप देखेंगे इसमें कुछ डॉक्ट्रिन्स भी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, सेवरेबिलिटी है, ये सारी डॉक्ट्रिन्स को भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर कह रहा है अनुच्छेद 13 संवैधानिक न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति प्रदान करता है। जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भी प्रदान करता है कौन, हमारा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद जुडिशियल रिव्यू की आवश्यकता कहां पड़ती है, जुडिशियल रिव्यू की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां पे सरकारों का ध्यान नहीं जाता है। कई बार सरकारें उसके तरफ वो करती है, तो सरकार तो क्या करती है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर भी सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो ये सारी जो जुडिशियल रिव्यू है ये भी हमारे क्या कहता है, मौलिक अधिकारों को बचाने में काफी हेल्पफुल रहता है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान के तहत ये हो गया न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को प्राप्त है। मतलब हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है। फिर कह रहा है यदि विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाती है, मतलब इसमें विधानमंडलों को भी ये सख्त निर्देश है कि अगर आप कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो मूल अधिकारों के असंगत हैं या मूल अधिकारों की क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं, तो वो क्या, वो असंवैधानिक घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, न्यायालय शक्ति को क्या कहते हैं, इसी शक्ति को जैसा कि हमने बताया आपको पुनराविलोकन कहते हैं। ठीक है,
इसी शक्ति को पुनराविलोकन कहते हैं। भारत में यह शक्ति उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, मतलब ये जो जुडिशियल रिव्यू का जो शक्ति है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त है। इसके अलावा एल चंद्रा का केस आया था। एल चंद्रा में क्या था? एल चंद्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस में क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायिक पुनराविलोकन संविधान का क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। अब कल को सरकारें ये कह दें कि भाई हम कानून बना के जो न्यायिक पुनराविलोकन हम इसी को समाप्त कर देते हैं, बहुत हस्तक्षेप करती है सुप्रीम कोर्ट, बहुत हस्तक्षेप करती है हाई कोर्ट, हम इसी को खत्म कर देंगे। तो नहीं, आप इसको नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि ये हमारा आधारभूत ढांचा है। जैसा कि आपने बताया ना, केशव भारती में साफ साफ कह दिया गया था कि आप संविधान में कुछ भी परिवर्तन करो, आप प्रियम्बल में कुछ भी परिवर्तन करो, लेकिन ध्यान रहे कि बेसिक स्ट्रक्चर को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक। अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। क्या वही कह रहा है कि आधारभूत ढांचे को 368 के तहत आप संशोधन करके समाप्त नहीं कर सकते हो। न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत सर्वप्रथम क्या अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने मारबरी बनाम मेडिसन 1803 के मामले में बताया था। चीफ जस्टिस मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्या? ये न्यायिक पुनराविलोकन के सिद्धांत को किस केस में? ये हमारा मारबरी बनाम मेडिसन 1803 के केस में। इसके अलावा फिर क्या कह रहा है? संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय क्या है? उच्चतम न्यायालय सवाल को न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति प्राप्त है, मतलब उच्चतम न्यायालय जो है और हमारी उच्च न्यायालय है उसको क्या है? न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो ये था साथियों हमारा मूल अधिकार और हमारा क्या था, और हमारा नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना के बारे में एक रैपिड रिवीजन का क्लास आप कह सकते हो। 25 से 26 मिनट के इस क्लास में हमने कोशिश किया कि मूल अधिकारों का जो बेसिक जो चीजें हैं उसको आप बता दें, और जो हमारे नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश के बारे में उसको बता दें। तो कैसी लगी ये क्लास जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।